अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एंटीनेटल केयर होती क्या है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि एंटीनेटल केयर के हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, किन ऑप्शन के थ्रू हम एंटीनेटल केयर जो है वो दे सकते हैं। तो ये केयर कब से स्टार्ट होती है? कंसेप्शन से लेके जब तक बर्थ नहीं हो जाती तब तक का जो सारा पीरियड है उसमें जो हम केयर देते हैं वो एंटीनेटल केयर होती है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वुमेन के साथ डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपके लिए कौन सा ज़्यादा फिजिबल है, आप कौन सा जो है वो चूज़ करना चाहती हैं। तो इसको हम इन्फॉर्म्ड चॉइस का नाम देते हैं। इन्फॉर्म्ड चॉइस के थ्रू हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हम केयर के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। तो सबसे पहला है वाटर बर्थ। वाटर बर्थ आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रहा है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि इसमें रिलैक्सेशन होती है। अगर आप वाटर बर्थ करवाते हैं यानी कि वाटर के अंदर आप बेबी डिलीवर करवा रहे होते हैं तो वाटर वार्म होता है, जब वार्म होगा तो उस केस में वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन देगा बॉडी को, पेन रिलीव कराएगा और पेरिनियल ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनहेलेशन हो सकती है यानी कि बेबी इनहेल कर सकता है वाटर को, और मोबिलिटी मदर की कम हो जाती है। अब लेकिन ये कितना इफ़ेक्टिव है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस इसके ज़्यादा हैं, अभी इसका नहीं प्रॉपरली पता, इसलिए मोर रिसर्चेस रिक्वायर्ड हैं कि वाकई आप वाटर बर्थ जो है वो मच मोर इफेक्टिव है दैन दैट ऑफ द अदर। तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए फर्दर रिसर्चेस अभी रिक्वायर हैं। अभी प्रॉपरली उन्होंने कोई भी प्रोटोकॉल जो है वो सेट नहीं किया रिगार्डिंग वाटर बर्थ। 1993 के अंदर रिसर्च की थी स्कोन ने। उसने कहा था कि मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि इसके ये एडवांटेजेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या फिर इसके डिसएडवांटेज जो हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, होम बर्थ की बात करें तो हमारे इधर एरिया में होम बर्थ जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50% हैं। अगर हम यूके की या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर होम बर्थ 2% हैं। तो होम बर्थ जो है अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है तो उस केस के अंदर होम बर्थ फिजिबल है, आप करवा सकती हैं। लेकिन अगर डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है, उस केस में होम बर्थ सूटेबल नहीं है, क्योंकि होम के अंदर इक्विपमेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते, केयर के ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर अगर तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं है तो फिर हॉस्पिटल के अंदर करवानी चाहिए। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है टीम केस लोड मिडवाइफरी डोमिसिलरी मिडवाइफ इन एंड आउट। ये सारी एक ही चीज़ें, यानी कि मिडवाइफ्स होती हैं जो कि टीम में काम करती हैं। ऑलमोस्ट 6 to 7 मिडवाइफ्स होती हैं और केस लोड मतलब कि एक केस को डील कर रही होती हैं पेशेंट को। और डोमिसिलरी मिडवाइफ का मतलब क्या है कि इन एंड आउट में, हॉस्पिटल के अंदर भी, हॉस्पिटल से बाहर कहाँ पर, घर में। तो जो भी केयर दी जाएगी वो ये मिडवाइफ्स देंगी। क्या होगा कि अगर वुमेन फील कर रही है कि लेबर स्टार्ट हो गया है तो वो अपनी मिडवाइफ को कॉल करेगी, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी, उसकी डिलीवरी करवाएगी, उसको वापस घर लेकर आएगी। उसके बाद उसकी घर के अंदर फ्यू वीक्स जो है वो उसकी केयर करेगी। तो ये सारा जो केयर का प्रोसेस है ये इसके अंदर होता है। देन आगे बात करें जीपी की, मिडवाइफरी शेड केयर, इसके अंदर जनरल प्रैक्टिशनर होता है वो, और मिडवाइफरी अगर तो जनरल प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस है लेबर की तो उस केस में वो मिडवाइफरी के साथ मिलकर जो है पेशेंट को केयर दे सकता है एंटीनेटली और बर्थ करवा सकता है। मिडवाइफरी लेड यूनिट हैं, ये स्टैंड अलोन यूनिट होते हैं, कोई किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के अंडर नहीं होते। अब ये जो यूनिट्स होते हैं, ग्लासगो ने सर्च की थी, आरसीटी किया था, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किया था इनके ऊपर, तो उसने ये रिज़ल्ट निकाला था कि मिडवाइफरी लेड यूनिट के अंदर एपिसियोटमीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं। एपिसियोटमी क्या होता है कि इंसिजन देते हैं पेरिनियम के अंदर वेजाइनल ओपनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि डिलीवरी जो है वो जल्दी हो। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं। तो वो कह रहा है कि एपिसियोटमीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो लेबर इंडक्शन के भी चांसेस कम होते हैं मिडवाइफरी लेड यूनिट के अंदर, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है कि लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा होता खुद से,
स्पॉन्टेनियस लेबर नहीं होता, हम उसे खुद से इंड्यूस करवाते हैं, खुद से उसको जो है लेबर स्टार्ट करवाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हम उसको इंटरवेंशंस देते हैं। तो मिडवाइफरी लेड यूनिट के अंदर ये इंटरवेंशंस जो हैं वो कम होती हैं और फीमेल मच मोर सेटिस्फाइड होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, और या फिर जो फीमेल्स होते हैं वो उतनी ही सेटिस्फाइड होती हैं जितनी वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर। जनरल प्रैक्टिशनर यूनिट्स होते हैं जो कि इसको करवाते हैं मिडवाइफरी जो जनरल प्रैक्टिशनर यूनिट्स होते हैं वो करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे, केयर देंगे। देन हमारे पास कंसल्टेंट केयर होता है। अगर तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, फीमेल को कोई थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, बीपी का कोई इशू है, तो उस केस में कंसल्टेंट जो केयर है वो दी जाएगी। कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं। कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक यूनिट्स होते हैं, ये बाकायदा एक प्रॉपर सेटअप होता है। वो सेटअप वो उसको एक तो केयर देते हैं, दूसरा डिलीवरी करवाते हैं, और इनके पास प्रॉपरली सेटअप होता है। ये दूसरे जो प्रैक्टिशनर तो जैसे कि पीडियाट्रिशियन अगर ज़रूरत पड़े तो उनको बुला सकते हैं। इसके अलावा इनके पास प्रॉपर सेटअप होता है NICU का, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का। तो लेकिन इधर यहाँ पे क्या होता है कि केयर के जो चांसेस हैं थोड़े कम हो जाते हैं। इसमें अक्सर जो होता है फीमेल इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होती। प्राइवेट ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात करें तो, या फिर इंडिपेंडेंट मिडवाइफ्स की बात करें तो प्राइवेट जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे होते, वो केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। या फिर इंडिपेंडेंट मिडवाइफ्स होती हैं वो सारा डील करती हैं, फ़ीमेल को डिलीवरी करवाती हैं। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस का इशू होता है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं जाते हैं ज़्यादातर प्राइवेट में जाकर जो है डिलीवरी करवाते हैं और वहीं से सारी एंटीनेटल केयर लेते हैं।